बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 22nd लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फ्रॉम द 15th चैप्टर ऑफ योर बुक दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो कि आपने इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में जो सम कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो डेवलप हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरह से वो इंडस्ट्री ऑपरेटेबल हैं। सो फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई ख़ास इंडस्ट्रियल बेस नहीं थी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंडस्ट्रियल बेस एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन इन 1947। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद अब तक पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम प्योरली एग्रीगेरियन इकोनॉमी टू सेमी केमिकल इंडस्ट्रियल स्टेट। मतलब कि पाकिस्तान जो है वो अब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है और उसमें जो ज़्यादातर बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो कि फ्लरिश हो रही हैं पाकिस्तान में वो है आयरन, फर्टिलाइज़र, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, और अब हम इन्हीं के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो नेचुरल रिसोर्सेज चूँकि एग्जॉस्ट हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जैसे अगर हमने खाद डालनी है, हमने फर्टिलाइज़र के लिए खाद लेते हैं तो पहले जो जानवरों के फुजला जात थे उन्हें यूज़ किया जाता था, लेकिन अब फर्टिलाइज़र बाकायदा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इन इंक्रीज़ इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस सिचुएशन को मीट करने के लिए साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट बिज़ी हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ substituent material which is cheaper and reusable। जैसे आपके पास क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं, कॉटन, सिल्क एंड वूल, आपको पता है। लेकिन अब हमारे कपड़े की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें आर्टिफिशियल फ़ाइबर की तरफ मूव करना पड़ रहा है। हमारा जो कपड़ा बनता है वो टोटली कॉटन या सिल्क या वूल फाइबर से नहीं बनता, विच आर नेचुरल फाइबर्स। इसी तरह से क्रॉप यील्ड अगर इंक्रीज़ करनी है तो डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये क्या हैं? दीज आर द डिफरेंट केमिकल्स विच आर बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं टू किल द पेस्ट। पेस्ट्स क्या होते हैं? पेस्ट छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि क्रॉप को खा जाते हैं, टिड्डियाँ हो गई या छोटे और मतलब इस तरह से। और हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्ब्स मींस दैट इज स्मॉल प्लांट्स विच आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद द क्रॉप, जो कि उसके न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेते हैं और फिर उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इन तमाम के डेवलपमेंट के साथ क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम ये बात करें कि किसी भी कंट्री की अगर प्रोग्रेस चेक करना हो तो केमिकल इंडस्ट्री की प्रोग्रेस से हम देखते हैं, और पाकिस्तान में जो बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं फर्टिलाइज़र, सीमेंट एंड पेपर। ये तीन इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में बहुत फास्टली ग्रो कर रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट इंडस्ट्रीज़ की, चूँकि मैंने बताया कि फर्टिलाइज़र्स, सीमेंट, पेपर ये ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं, तो इसमें फ़र्स्ट वन जो आता है इट इज़ फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र अगर हम उर्दू में इसको कहें तो ये खाद है। अब आपको पता है कि पौधे, उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? ज़मीन से। अब ज़मीन में अगर एक ही पौधा बार बार उगाएंगे तो ज़मीन में से तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि ज़मीन के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इस तरह से कि वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हों इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र्स। पहले अगर हम फर्टिलाइज़र्स की हिस्ट्री देखें तो एग्रीकल्चर में चूँकि यूज़ हो रहा है फर्टिलाइज़र, तो एग्रीकल्चर सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, जो कि अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो बैक 5000 बिफोर सेंचुरी चाइनीज़ जो हैं वो एनिमल मैन्योर क्या होती हैं? ये फुजला जात होती हैं जानवरों के, तो उनको अपनी फील्ड में यूज़ करते थे टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी। अब अगर हम मिन्योर की बात करते हैं तो मिन्योर देखें क्या चीज़ है? मिन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक मटीरियल विच इज़ यूज टू फर्टिलाइज्ड लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। अब ये किस चीज़ से मिलके बना होता है?
इसमें फीसिस हैं, यूरिन है डोमेस्टिक लाइव स्टॉक का। तो ये है मेन्योर की कंपोजिशन। सबसे पहले जो कि फर्टिलाइज़र का यूज़ आता है वो क्यों आता है, ताकि प्रॉपर प्लांट जो हैं वो फंक्शन कर सकें और ग्रो उनकी अच्छी हो। अब जो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मेजर प्लांट को चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हें कंबाइनली हम NPK, या आपने अक्सर खाद वगैरह के कोई थैले होते हैं उन पे लिखा हुआ भी देखा होगा NPK। N इज़ फॉर नाइट्रोजन, P इज़ फॉर फॉस्फोरस एंड K इज़ फॉर पोटेशियम। इसके अलावा जो और न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर द प्लांट वो आ जाते हैं सल्फ़र, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनकी सेकेंडरी इम्पॉर्टेंस है, मतलब कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, NPK, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? फर्टिलाइज़र वो सब्सटेंसेस हैं जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ दिस NPK, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये मेजर एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए जो सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं इन सॉइल, इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइज़र्स, और ये नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इन्हेंस करते हैं और डिफरेंट केमिकल्स जो कि प्रीवियस क्रॉप ने ले लिए होते हैं उनको रिप्लेनिश करते हैं, मतलब उसको रिप्लेस करते हैं। ये है फर्टिलाइज़र। अब हम देखेंगे कि प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कम कंसंट्रेशन में चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे पास 2 कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो जैसे नेम से इंडिकेट है, माइक्रो इज़ फॉर स्मॉल अमाउंट, या स्मॉल के लिए माइक्रो का वर्ड यूज़ किया जाता है। इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए होते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी अपनी लिमिट से तो ये नुकसानदेह होंगे, ये पॉइजनस हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रेजेंट बिल्कुल नहीं होंगे तो ये डेफिशिएंसी कॉज करती हैं। इसमें आ जाता है बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो ये आपके पास टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद आपके पास अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए? राउंड अबाउट 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़। मतलब 1 एकड़ ज़मीन है आपके पास तो उसमें सिर्फ 6 से 200 ग्राम, मतलब 1 पाव से भी कम, 250 ग्राम का 1 पाव होता है, तो 200 ग्राम तक हमें चाहिए होता है। और अगर इनकी लार्ज क्वांटिटी हो तो दे विल बिकम पॉइजनस। तो ये थे माइक्रो। दूसरे आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होती हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। इसमें आ जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो कि मेन 3 हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपके पास जो हैं वो टोटल 9 तकरीबन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं। अब अगर हम इनकी क्वांटिटी देखते हैं तो 5 to 200 kg, वो ग्राम्स में था, पाव से भी कम, लेकिन ये केजी, किलो में चाहिए होते हैं। 5 किलो से 200 kg के करीब आपको 1 एकड़ की प्रोडक्शन के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। अब कोई भी फर्टिलाइज़र है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अब ये नहीं है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, वो आप एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ये चीज़ ऐसी नहीं है। देखिए प्लांट ने कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब करनी है, विच शुड बी वाटर सॉल्युबल, क्योंकि प्लांट जो है वो चीज़ों को खुद से नहीं ले सकता ऊपर की तरफ। प्लांट क्या करता है, वो उन चीज़ों को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं। सिर्फ वही कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, विच कैन ईजिली टेकन अप बाय द प्लांट, दे आर रिगार्ड एज द फर्टिलाइज़र।
और इसके अलावा ये स्टेबल होने चाहिए इन द सॉइल एज़ वेल एज़ इन द स्टोरेज, मतलब कि इट शुड नॉट बी डेलिक्विसेंट, मतलब ये नहीं कि वो ज़मीन में डालते साथ ही ज़मीन के अंदर चले जाएं, ना ही इतने हार्ड हो जाएं कि वो पत्थर या स्टोनी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी भी एक अच्छे फर्टिलाइज़र के अंदर मौजूद होनी चाहिए जब आप कोई भी फर्टिलाइज़र चूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। सबसे पहला इसमें आ जाता है दैट इज़ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट। वही मेरी बात कि इट शुड बी वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होगा तभी वो प्लांट के लिए अवेलेबल होगा। दूसरा, इट इज़ फेयरली soluble in water so that it is thoroughly mixes with the soil। वाटर सॉल्युबल होगा तभी वो सॉइल के साथ अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएगा, वो बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में नहीं पड़ा रहेगा। तीसरा, वो प्लांट के लिए इंजीरियस ना हो, वो प्लांट को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। इट शुड बी चीप, सस्ता हो ताकि हर एक की पहुंच में हो। इट शुड बी स्टेबल सो दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू द ग्रोइंग प्लांट। मतलब ये नहीं कि आपने फर्टिलाइज़र बनाया है, उसे रखा है और वो 2-3 दिन में ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, वो डिकम्पोज कर गया। तो वो इतना स्टेबल हो कि वो काफ़ी टाइम के लिए ग्रोइंग प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो। उसके बाद ज़मीन में डालने पर उसकी pH चेंज ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉइल है वो भी एसिडिक बेसिक होती है, तो ज़मीन के अंदर जाके जो फर्टिलाइज़र की अपनी pH है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ बाय रेन और वाटर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच द प्लांट कैन एसिमिलेट ईजीली। मतलब प्लांट के लिए वो आसानी से अवेलेबल हो। ये नहीं है कि अगर बारिश आई है और ज़्यादा पानी हो गया है तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो ये आपके पास थी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जब हमारे माइंड में होंगी कि फ़र्टिलाइज़र क्या होते हैं, फ़र्टिलाइज़र हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होते हैं, और आगे कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको मद्देनज़र रख के हम एक अच्छा फ़र्टिलाइज़र बना सकते हैं, तो आगे आ जाती हैं उनकी क्लासिफिकेशन के डिपेंडिंग अपॉन के कौन कौन से एलिमेंट हमारी ज़मीन को चाहिए, हमने कैसी क्रॉप प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हर तरह की क्रॉप की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, किसी को फॉस्फोरस और किसी को पोटेशियम। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि ज़मीन कैसी है, क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ फर्टिलाइज़र, दैट इज़ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स एंड पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स। सो फर्स्ट इसमें आ जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट को या सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अब नाइट्रोजन किस जगह पे इम्पॉर्टेंट होती है, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। मतलब जब आपने पौधा लगा दिया, सीड्स डाल दिए, उसके बाद जब छोटा सा पौधा निकलेगा तो उसके लीव्स और स्टेम्स की डेवलपमेंट होंगी अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ में, जिसकी वजह से आप उसने क्या बनाना है, प्रोटीन। ठीक है, सो नाइट्रोजन इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन विच इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू लीव्स एंड इन्हांस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट। तो पहले अच्छा गुड प्लांट इस्टेब्लिश्ड होगा तभी आपके पास वो आगे अच्छा फल देगा। तो जो प्लांट की अर्ली ग्रोथ है, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज है, उसमें नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड टू द गुड डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। अब इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में हमारे पास कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं, अमोनियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसके अलावा आपके पास आ जाता है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट,
फिर आपके पास आ जाता है फोर्थ वन में कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया, इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, इनका देखें, अमोनियम सल्फ़ेट का आपके पास है अमोनियम के ऊपर 1 चार्ज है, ये अमोनियम सल्फ़ेट का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और ये डिफरेंट। ठीक है, अमोनिया आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, तो ये आपके पास डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स हैं। अब इसमें फ़र्स्ट वन जो है, जो बहुत यूज़ भी होता है और चीप भी है, चीज़ अमोनिया। अमोनिया का एक नुकसान ये है कि ये लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं दे आर ऑल अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। सो इस केस में ऑल द नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो बेसिक हैं। बाकी तमाम जो हैं दे मेक द सॉइल एसिडिक, बट दिस एसिडिटी कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू लिमिटिंग और द सॉइल बाय एट द रेगुलर इंटरवल, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइम को ऐड करते हैं ताकि उसकी एसिडिटी को कम किया जा सके। अब लिक्विड अमोनिया किस तरह इंपॉर्टेंट है कि ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज़ करता है बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन, मतलब लिक्विड है, इसको सिंपली इंजेक्ट किया जाता है 6 इंच अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल ताकि वो सीप आउट ना कर सकें। अब इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, देखिए हम नाइट्रोजन कंटेंट कैसे निकालते हैं। आपके पास आ जाता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे फाइंड करते हैं, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट है 17 ग्राम पर मोल और नाइट्रोजन इसमें कितना है 14, तो 14 को डिवाइड करेंगे 17 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, योर आंसर विल बी 82। तो जो अमोनिया है इट प्रोवाइड 82% ऑफ नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया से प्रोड्यूस्ड होता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है इन पाकिस्तान। जैसे आपको पता है कि यूरिया पाकिस्तान में बहुत सारे आपने कमर्शियल भी देखे होंगे यूरिया खाद के, और इसमें और अक्सर आपने कभी खाद वगैरह का ठेला देखा हो तो उसमें लिखा होता है 46। ये 46 क्या है, 46% इज़ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया। इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए आपके पास यूरिया का जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 NH2, इसका मॉलिक्यूलर मास है 60। अब इसमें अगर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो इसमें 2 नाइट्रोजन हैं, तो 28 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस केस में आपके पास आंसर आ जाएगा 46%। तो इस तरह से आप इसमें नाइट्रोजन कंटेंट निकालते हैं। तो इसमें 46% नाइट्रोजन मौजूद है और ये अवेलेबल होता है सॉलिड स्टेट में, और पाकिस्तान में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा ये वाइडली यूज्ड वो है। अब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में आ जाता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स में से अक्सर यूरिया के ऊपर ही नोट आता है कि यूरिया क्या है और इसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ये इसके 6 स्टेप्स हैं नीचे, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज़ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, थर्ड इज़ प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, then preparation of urea, then concentration of urea and then drilling। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप को। पहले तो देखें अपने हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है, जो कि किसी भी तरीके से प्रिपेयर की जा सकती हैं, एंड देन अमोनिया। नेक्स्ट क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने प्रिपेयर की है इसको रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया के साथ इन द रेशो ऑफ 1:2, कार्बन डाइऑक्साइड 1 में और अमोनिया 2 में रिएक्टर में मिक्स करवाएंगे। दे विल मिक्स एंड प्रोड्यूस अमोनियम कार्बामेट। ये देखिए ये अमोनियम सॉल्ट है और ये पूरे का पूरा कार्बामेट है, तो इसका नाम क्या बना, अमोनियम कार्बामेट।
तो फर्स्ट आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन दोनों को रिएक्ट करवाया एंड इट प्रोड्यूस्ड अमोनियम कार्बामेट। ये देखिए ये इसकी फ्लो शीट डायग्राम है। पहले आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन दोनों को कंप्रेसर में लेना है और ऐड करवा देना है। अल्टीमेटली दे विल कंबाइन टू प्रोड्यूस्ड कार्बामाइट। कार्बामाइट कंडेंसेशन जब हो जाएगी, आगे उसकी डिकम्पोजिशन के थ्रू यूरिया प्रोड्यूस्ड होगा। किस तरह से, ये देखें, ये आपके पास अमोनियम कार्बामेट है, इसकी डिहाइड्रेशन हो रही है, इसको आप हीटअप करवाएंगे, इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा एंड यू विल गेट यूरिया। अब जितना वाटर था, जो केमिकली बॉन्डेड वाटर था, वो एलिमिनेट हो गया। देखें यहाँ पे NH4 है, 4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ से और ये ऑक्सीजन, ये कट ऑफ हो जाएगा। पीछे आपके पास यूरिया का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यूरिया के जो सोल्यूशन है, इसे कंसनट्रेट करवाया जाता है इन एवेपोरेशन सेक्शन वेयर स्टीम अंडर वैक्यूम, उसकी 2 स्टेज एवेपोरेशन होती है एंड 99.7% यूरिया इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो ये आप देखिए यहाँ पे आपके पास पहले डिकम्पोजिशन हो गई, यूरिया बन गया, यूरिया के बाद ये 2 स्टेज एवेपोरेशन और कंडेंसेशन है। उसके बाद लास्ट उसमें आ जाता है प्रिलिंग। प्रिलिंग क्या है, आपने कभी कमर्शियल में ही अगेन देखा हो, जो यूरिया स्प्रे करवाया जाता है वो वाइट छोटे छोटे सफ़ेद मोतियों की तरह के दाने होते हैं। तो जब मोल्टन यूरिया को, मोल्टन फॉर्म में होता है जिसमें पानी भी है और वो भी, जब उसको स्प्रे करते हैं प्रिलिंग टॉवर से बाय मीन ऑफ प्रिलिंग बकेट, तो जब एयर इसमें से पास करेगी तो ये छोटे छोटे जैसे जैसे दाने गिरेंगे, वो दाने सॉलिडिफाइड होते जाएंगे, जिन्हें प्रिल्स कहते हैं। उसके बाद ये प्रिल्स जो हैं उनको बल्क स्टोरेज में बैग किया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। तो ये आपके पास है फ्लो शीट डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, जो कि यूज़ हो रहा है यूरिया प्रोडक्शन के लिए, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूरिया वाला टॉपिक। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है और इसकी प्रिपरेशन को भी देखना है। 2-3 स्टेप हैं, पहले अमोनियम कार्बामेट है, फिर उसकी डिहाइड्रेशन है, फिर कॉन्सेंट्रेशन एंड देन प्रिलिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, इट इज़ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली एक सॉल्ट है जो बन रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड nitric acid. Here ammonia is a base and nitric acid is an acid. They will react to produce salt. So it is a salt of ammonia and nitric acid. So न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये चूँकि एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन होगी। न्यूट्रलाइजेशन के बाद वाटर एवापोरेट हो जाएगा और पीछे सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट प्रिपेयर होगा, विच इज़ मेल्टेड एंड स्प्रेड डाउन फ्रॉम अ टॉल टॉवर। इसमें भी अल्टीमेटली ऊपर से आपके पास मेल्टेड फर्टिलाइज़र आ रहा है, नीचे से एयर जा रही है, तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सॉलिडिफाइड हो जाएंगे एंड कन्वर्टेड इनटू प्रिल्स। ये जो प्रिल है फर्टिलाइज़र्स के, दे आर फ्री ऑफ डस्ट, इजी टू हैंडल एंड इजी टू स्प्रेड, विच कंटेन 33.5% नाइट्रोजन। अब देखें, अमोनिया में 82% नाइट्रोजन है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है और अमोनियम नाइट्रेट में 33.5% नाइट्रोजन है। ये बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है एक्सेप्ट पैडी राइस, क्योंकि पैडी राइस में क्या होता है कि आपको पता है जब चावलों की फसल तैयार हो रही होती है तो उसमें पानी इतना डालते हैं कि पानी ठहर जाए, तो उसमें माइक्रोबियल बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि इस नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसलिए वहाँ पे, और इसके अलावा हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो इस वजह से अमोनियम नाइट्रेट को सिर्फ पैडी राइस क्रॉप में नहीं डाला जाता, इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें आपने अच्छी तरह से ये
स्टार्ट में आपने देखना है कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं और कौन सी गुड क्वालिटीज़ अचीव हम कर सकते हैं डिफरेंट वेज़ के थ्रू, कि वो कौन सी एक ये जो आपने पढ़ा था कि गुड क्वालिटीज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा यूरिया प्रोडक्शन आ जाता है, इसके अलावा जो है अमोनियम नाइट्रेट है, जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र था। इसके अलावा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो कौन कौन से होते हैं और कितनी कंसंट्रेशन, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट इंडस्ट्री को टच करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।